दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक सूत्र तथा स्टाफ यानी लाइन एंड स्टाफ के बारे में। इसमें हम जानेंगे सूत्र तथा स्टाफ का अर्थ, सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण में प्रमुख अंतर क्या है, स्टाफ अभिकरण के प्रमुख प्रकार और कार्य तथा भारत में स्टाफ अभिकरणों के बारे में। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक के अध्ययन के क्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सूत्र तथा स्टाफ टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं बिलोबी एक प्रशासनिक चिंतक हैं। उनके अनुसार जो है सरकार की दो प्रकार की क्रियाएं हैं। बिलोबी कहते हैं कि सरकार की दो प्रकार की क्रियाएं हैं, एक तो प्राथमिक अथवा कार्यात्मक और दूसरा संस्थात्मक अथवा गृह संबंधी। तो याद रखिए, बिलोबी जो कि एक लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण विचारक हैं, उन्होंने सरकार के दो प्रकार की क्रियाएं बताई हैं, प्राथमिक या कार्यात्मक, दूसरा संस्थागत या गृह प्रबंध संबंधी। और वो कहते हैं कि सामान्य प्रशासन की समस्या की विशिष्ट प्रकृति को समझने के लिए ये जरूरी है कि सरकारी सेवाओं के प्राथमिक और कार्यात्मक तथा संस्थागत या गृह संबंधी कार्यकलापों के आधारभूत अंतर को समझा जाए। तो आप जान लीजिए, सरकार की प्राथमिक और संस्थागत क्रियाओं के अंतर के आधार पर अभिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो सूत्र अभिकरण और दूसरा स्टाफ अभिकरण। प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं दोस्तों? प्राथमिक क्रियाएं वे हैं जिन्हें कोई सेवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करती है, और संस्थागत क्रियाएं वे हैं जिनका संबंध विभाग के मुख्य उद्देश्य से न होकर ऐसी बातों से है जिनको पूरा किए बिना विभाग का काम नहीं चल सकता है। देखिए, सूत्र और स्टाफ अभिकरण आपने जान लिया कि सरकार की प्राथमिक और जो संस्थागत क्रियाएं हैं उनके अंतर के आधार पर दो प्रकार के अभिकरण हैं, लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी। दोस्तों एजेंसी जो हैं आपने जान लिया कि अगर हम सूत्र और स्टाफ के बीच ये अंतर करें कि सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है, इसके विपरीत स्टाफ अथवा कार्मिक अभिकरण वो अभिकरण है जो विभाग के गृह संबंधी या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। तो इसको आसानी से आप सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि लाइन यानी सूत्र अभिकरण वो अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है, और स्टाफ अथवा कार्मिक अभिकरण वह है जो विभाग के गृह संबंधी या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। देखिए, सूत्र और स्टाफ शब्दावली को आप जान लीजिए मिलिट्री यानी सैन्य प्रशासन से ग्रहण किया गया है। सेना में आप जानते हैं दो प्रकार की इकाइयां होती हैं, सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण। दोस्तों आप जान लीजिए, सूत्र इकाई जो युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं, उनका संचालन और नेतृत्व करते हैं, इनके पास वास्तविक शक्ति होती है। यानी सेना में सूत्र इकाई उसे कहते हैं जो युद्ध के मैदान में सेना को आदेश दे, उनका संचालन और नेतृत्व करें, इनके पास वास्तविक शक्ति होती है। स्टाफ युद्ध में सेना के लिए रसद, हथियार, गोला बारूद, दवाइयाँ, डाक, अखबार और पत्रिकाओं की व्यवस्था करने वाले लोग स्टाफ इकाई की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सूत्र और स्टाफ अभिकरण। यानी सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण में जो मुख्य अंतर ये है कि सूत्र अभिकरण विभाग के प्राथमिक यानी मुख्य कार्य को संपन्न करता है, स्टाफ अभिकरण या कार्मिक अभिकरण वो है जो विभाग के गृह संबंधी या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। अब आइए जानते हैं सूत्र और स्टाफ अभिकरण में प्रमुख अंतर क्या क्या हैं। देखिए, सूत्र अभिकरण या लाइन एजेंसी का कार्य जो है कार्यों को करने से है। सूत्र अभिकरण का संबंध कार्यों को करने से है,
और स्टाफ अभिकरण का संबंध सूत्र को परामर्श देने और नियोजन यानी व्यवस्था और प्रबंधन से है। तो सबसे मोटा अंतर सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण में ये है कि सूत्र अभिकरण का संबंध कार्य करने से है, स्टाफ अभिकरण का संबंध सूत्र को परामर्श देने और नियोजन से है। सूत्र इकाइयाँ आदेश देने का कार्य करती हैं, स्टाफ इकाइयाँ केवल परामर्श और सहायता देने का कार्य करती हैं। तीसरा अंतर है कि सूत्र का कर्तव्य लक्ष्य को प्राप्त करने से है और स्टाफ का कर्तव्य सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्य बनाने से या सहयोग देने से है। सूत्र आप जानते हैं क्रियात्मक है, स्टाफ संस्थागत है। और पांचवा अंतर है कि सूत्र अभिकरण के कार्मिक का संबंध निर्णय लेने से होता है, यानी वे सामने से कार्य करते हैं, जबकि स्टाफ अभिकरण के कार्मिक का संबंध निर्णय लेने से नहीं बल्कि निर्णय के लिए भूमिका तैयार करने से है। ये पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करते हैं। तो ये तो था सूत्र और स्टाफ अभिकरण के प्रमुख अंतर। सूत्र के कार्य प्राथमिक प्रकृति के होते हैं, स्टाफ के कार्य द्वितीयक प्रकृति के होते हैं। सूत्र के कार्य साध्य होते हैं, स्टाफ के कार्य साधन प्रकृति के होते हैं। सूत्र का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना है, जबकि स्टाफ का कार्य नीतियों के निर्माण में केवल सहायता देना है। अब आइए थोड़ा सा सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण के बारे में जो सैद्धांतिक पक्ष है उनको जान लेते हैं। दोस्तों, संगठन का जो प्राथमिक कार्य है वो सूत्र अभिकरण के द्वारा संपन्न किया जाता है। वह अभिकरण जो संगठन का प्राथमिक कार्य संपन्न करता है सूत्र अभिकरण कहलाता है। और ये लोग नीति निर्माण संबंधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इनके हाथों में यानी लाइन एजेंसी के हाथों में वास्तविक शक्ति होती है, जिसके आधार पर ये अभिकरण निर्णय ले सकते हैं और आज्ञाएं प्रसारित कर सकते हैं। सूत्र अभिकरणों के जो उदाहरण हैं उसमें डिपार्टमेंट यानी विभाग, लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग आदि होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में जो सूत्र अभिकरण हैं उनके प्रमुख उदाहरण, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। भारत में सूत्र अभिकरण के उदाहरण गृह विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, रक्षा विभाग, परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग। यानी सूत्र अभिकरणों में विभाग, लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग आते हैं। भारत की केंद्रीय सरकार में कई विभाग जैसे आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, ये सभी सूत्र विभाग कहलाते हैं, क्योंकि ये अभिकरण विभाग के मुख्य कार्य का निष्पादन और संपादन करते हैं। और लोक निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन और अमेरिकी स्वतंत्र नियामकी आयोग भी सूत्र अभिकरण हैं। अब आइए स्टाफ अभिकरण के बारे में जानते हैं। हमने पहले पढ़ लिया है कि स्टाफ कार्य जो है वो उसके शाब्दिक अर्थ स्टाफ मतलब कार्मिक होता है। अंग्रेजी में स्टाफ का अर्थ छड़ी अथवा हाथ का ऐसा डंडा है जिस पर चलते समय शरीर का बोझ डाला जा सके, लेकिन जो स्वयं निर्णय न ले सके कि कब चलना है और किस दिशा में चलना है। तो वो अभिकरण जो विभाग के गृह संबंधी या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है स्टाफ अभिकरण कहलाता है। स्टाफ अभिकरण का मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में जो है महत्वपूर्ण योगदान है, यानी ये सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। स्टाफ अभिकरण प्रशासनिक पद सोपान से पृथक रहते हैं और स्टाफ अभिकरण मुख्य प्रशासक को उसके विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए सहयोग, विशिष्ट परामर्श, तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। अब आइए स्टाफ अभिकरण के प्रमुख प्रकारों के बारे में जान लें। दोस्तों, स्टाफ अभिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है सामान्य स्टाफ। देखिए, स्टाफ अभिकरण में जो प्रमुख प्रकार हैं सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, सहायक स्टाफ आते हैं। तो सामान्य स्टाफ क्या है? सामान्य स्टाफ के अंतर्गत वे स्टाफ आते हैं जो कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यों के संपादन में सामान्य रूप से सहायता करते हैं। ये परामर्श देने, तथ्यों को इकट्ठा करने और महत्वपूर्ण विषयों के विचार के लिए कार्यपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। भारत में अगर बात करें तो मुख्य कार्यपालिका के सामान्य स्टाफ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यहाँ पर आप देखिए।
भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संगठन तथा प्रणाली प्रभाग और नीति आयोग। दोस्तों, ये सभी प्रमुख स्टाफ अभिकरणों के उदाहरण हैं भारत में। सामान्य स्टाफ के बाद दूसरा तकनीकी स्टाफ आता है। तो तकनीकी स्टाफ की श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जिन्हें कुछ विशिष्ट तकनीकी ज्ञान प्राप्त है। मुख्य कार्यपालिका को प्रशासन में प्राविधिक मामलों को निपटाने के लिए तकनीकी परामर्श देने के लिए कई विशेषज्ञों को रखा जाता है। यानी जो सामान्य प्रशासन के लोग होते हैं वो सामान्यतः तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं होते हैं, उनकी सहायता के लिए भी तकनीकी स्टाफ रखा जाता है। इस तरह के स्टाफ में शिक्षा शास्त्री, चिकित्सक, वकील, मनोवैज्ञानिक इत्यादि लोगों को शामिल किया जाता है। और आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रशासन के दिन प्रतिदिन जटिल होते जा रहे कार्यों के कारण तकनीकी स्टाफ की मांग में वृद्धि हुई है। तीसरा प्रमुख प्रकार सहायक स्टाफ का है। तो सहायक स्टाफ आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विभागों में कई सामान्य समस्याएं होती हैं। आय व्यय संबंधी समस्याएं, हिसाब किताब की जांच करने का कार्य और मुद्रण, कर्मचारियों की नियुक्ति, इन सब की व्यवस्था। सहायक स्टाफ की स्थापना से विभागों में कार्य का दोहराव रुकने के साथ धन, समय और शक्ति की काफ़ी बचत होती है। दोस्तों, ये स्टाफ जो सहायक स्टाफ, ऑक्सिलरी स्टाफ होते हैं, ये अपने पहले विभाग के अपने ये कार्य अलग अलग करते थे, लेकिन हाल में ये देखा गया कि इन सामान्य समस्याओं के लिए सामान्य अभिकरण स्थापित करना अधिक सुविधाजनक होगा। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि जो सहायक स्टाफ है, इससे जो है विभाग में कार्य के दोहराव और धन, समय और शक्ति की बचत होती है। आगे आइए देखते हैं स्टाफ अभिकरण के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। दोस्तों, जो स्टाफ अभिकरण है, मूने एक विचारक हैं, उन्होंने स्टाफ अभिकरण के 3 प्रकार के कार्य माने हैं। एक तो सूचना संबंधी कार्य, दूसरा परामर्श संबंधी कार्य और तीसरा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। और सूचना संबंधी कार्य में दोस्तों स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरण को आवश्यक सूचनाएं देते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करके सूत्र अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे सूत्र अभिकरण को उनके कार्य में सहायता होती है। परामर्श संबंधी कार्य क्या है? तो ये सूत्र अभिकरण को प्रशासन के प्रत्येक कार्य के संबंध में अपनी राय देता है, जिससे निर्णय लेने में सुविधा होती है। हालांकि स्टाफ अभिकरण द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना अभिकरण के या सूत्र अभिकरण के विवेक पर निर्भर करता है। स्टाफ अभिकरण का तीसरा प्रमुख कार्य पर्यवेक्षण संबंधी कार्य है। दोस्तों, इसमें ये कार्य होता है कि वो देखें कि सूत्र अभिकरण के द्वारा लिए गए निर्णय अधीनस्थ अधिकारियों तक पहुँचे हैं या नहीं, उनका क्रियान्वयन हुआ है या नहीं हुआ है। इस संबंध में कोई कठिनाई आने पर उसे दूर करने का प्रयास करना भी स्टाफ अभिकरण का कार्य है। एक विचारक है पिफनर ने स्टाफ अभिकरण के 7 कार्य माने हैं। सूत्र अभिकरण को परामर्श देना, योजनाएं बनाना, प्रशासन में सामान्य समन्वय स्थापित करना, लोक संपर्क स्थापित करना और सूचनाएं एकत्रित करना, खोज तथा अन्वेषण करना, विभागीय अध्यक्ष से प्राप्त शक्तियों को उनकी सीमाओं के अंतर्गत क्रियान्वित करना और विभागों को सहायता देना। ये सभी स्टाफ अभिकरण के कार्य हैं। अब आइए भारत में प्रमुख स्टाफ अभिकरणों के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय प्रशासन के अंतर्गत उच्च स्तरीय स्टाफ अभिकरण जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। सबसे पहला स्टाफ अभिकरण भारत में है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, यानी मंत्रिमंडल सचिवालय। सितंबर 1946 में भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के स्थान पर मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना की गई थी। इस सचिवालय का प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना, मंत्रिमंडल के विचारार्थ मामलों से संबंधित स्मृति पत्र तैयार करना, मंत्रिमंडल में होने वाली बहसों तथा उनमें लिए गए निर्णयों का विवरण रखना और प्रत्येक मंत्रालय को निर्णय भेजना शामिल है।
ये सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है और मंत्रिमंडल सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। इसकी सहायता के लिए ऊर्जा सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार, विज्ञान सलाहकार, तकनीकी मिशन सलाहकार जैसे अधिकारी होते हैं। इस सचिवालय के अधिकारी प्रधानमंत्री को सलाह देने के अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा गठित विभिन्न अस्थायी समितियों को भी सहायता देते हैं। तो भारत में स्टाफ अभिकरण के बारे में आपने कैबिनेट सचिवालय के बारे में जाना। दूसरा पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय है। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में की गई। इस सचिवालय की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व गवर्नर के सचिव द्वारा लिए जा रहे कार्यों का संपादन करने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री सचिवालय के जो कार्य हैं उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ संबंध स्थापित करने और अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में सहायता देना, नीति आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की सहायता करना, संसद के संचालन के नियमों के तहत प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों पर आवश्यक सामग्री और परामर्श प्रस्तुत करना, प्रेस और आम जनता के साथ प्रधानमंत्री के सार्वजनिक संबंध और संपर्क विषयक कार्यों की देखभाल करना, ये सभी पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के कार्य हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय समितियां भी महत्वपूर्ण हैं स्टाफ अभिकरण में। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन मंत्रिमंडल के कार्यभार को हल्का करने, प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में मंत्रिमंडल की सहायता करने और इसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों की आवश्यक छानबीन करने के लिए किया गया है। वर्तमान समय में 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, आप देख सकते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, मंत्रिमंडल की पुनर्वास समिति, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति तथा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। ये मंत्रिमंडलीय समितियां जो हैं राजनीतिक मामलों पर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति है और शक्तिशाली होती है। इस समिति में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति शासन को उच्च निर्देशन और मंत्रणा देने की दृष्टि से सुपर कैबिनेट के रूप में कार्य करती है। अब आइए नीति आयोग के बारे में लास्ट में जान लेते हैं। नीति आयोग इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला जो मंत्रिमंडल प्रस्ताव है, इसके द्वारा इसका गठन किया गया। नीति आयोग न तो संवैधानिक संस्था है न वैधानिक संस्था है। ये भारत सरकार के नीति निर्माण का एक उच्च स्तरीय थिंक टैंक है जो नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देती है। यह भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों का प्रारूप तैयार करती है और केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देती है। दोस्तों, आप योजना आयोग के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल जांच ब्यूरो भी दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण स्टाफ अभिकरण है। दोस्तों, अगर हम इनके उपयोग की बात करें, इनके महत्व की बात करें लाइन और स्टाफ के बारे में, तो मुख्य कार्यकारी के संदर्भ में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके संदर्भ में देखा जाए तो लाइन और स्टाफ दोनों ही उपयोगी और एक दूसरे की पूरक इकाइयाँ हैं। दोनों में जब सामंजस्यपूर्ण समन्वय रहेगा तो बहुत अच्छा कार्य होगा और दोनों में अगर कोई विवाद है तो कार्य प्रभावित होता है। स्टाफ और लाइन के मधुर संबंध मुख्य कार्यकारी के व्यक्तित्व पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं, लेकिन लाइन और स्टाफ अभिकरण के बीच ठीक समायोजन
प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूत्र और स्टाफ अभिकरण में जो समन्वय है वो मुख्य कार्यपालिका के जो है कार्यों पर सीधे तौर पर असर डालता है। उनके बीच अगर जो सामंजस्य और समन्वय है तो मुख्य कार्यकारी का कार्य बेहतर होगा। उनमें कोई गतिरोध है तो थोड़ी समस्या आ सकती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण टॉपिक सूत्र तथा स्टाफ के बारे में। इसमें हमने सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण के अंतर, स्टाफ अभिकरण के प्रमुख प्रकार और कार्य और भारत में जो प्रमुख स्टाफ अभिकरण हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सूत्र अभिकरण है, तो उसमें आपको कई प्रकार के जो स्टाफ अभिकरण हैं जैसे कि पीएमओ, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये सभी स्टाफ अभिकरण हैं। इसके अलावा जो लाइन जो हमारे विभाग हैं, गृह मंत्रालय या जैसे अब हम जो स्टाफ के जो लाइन यानी सूत्र के अंतर्गत आते हैं जो विभाग हमारे गृह विभाग, शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, इनमें डाल देगा और स्टाफ अभिकरण आपको अलग से दे देगा कि इनमें से कौन सा सूत्र अभिकरण है। तो वहाँ पर एक कोई विभाग दे देगा, वो सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आएगा। पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग, योजना आयोग, ये सभी स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत आते हैं जो लाइन स्टाफ को सहयोग और समर्थन प्रदान करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।